हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता है और आज मैं आपको 12th क्लास की क्वेश्चन पेपर और उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। तो आइए क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वह आपका क्या होता है, कुल 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 अंकों का होता है। इस 100 अंक में आपका क्या होता है, जो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वह आपका क्या होता है 56 मार्क्स का होता है। और आपके जो सत्रांक होते हैं या सेशनल होते हैं वह आपके क्या होते हैं 14 नंबर के होते हैं। अर्थात कुल मिला के आपका क्या होता है, जो 70 नंबर होते हैं वह आपके क्या होते हैं रिटन एग्ज़ाम के होते हैं। और आपके जो बचे हुए 30 नंबर हैं वह आपके क्या होते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं। यानी जो आपका पेपर है वह आपका क्या होता है 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का होता है। इन दोनों में आपको क्या होता है पास होना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी होता है। कुल मिला के ये आपका पेपर कितने का हो जाता है 100 मार्क्स का हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर 56 मार्क्स का आता है, 56 मार्क्स का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका जो 56 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो किस प्रकार से ब्रेकअप होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कि हमारा जो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो प्रश्न पत्र आएगा, वह आपका क्या होता है, उसमें 30 प्रश्न होते हैं और 30 प्रश्न को आपको क्या करना होता है 3.25 घंटे के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है। 30 प्रश्नों का जो आपका क्रम होता है उसमें आपका क्या होता है, जो पहले 13 प्रश्न होते हैं, पहले जो 1 से लेकर 13 तक के जो 13 प्रश्न होते हैं, वो 13 प्रश्न क्या होते हैं सभी 1-1 नंबर के होते हैं। अर्थात कुल ये 13 मार्क्स बनते हैं। इसी प्रकार आपका 14 से 24 तक जो आपके क्या होते हैं, जो 11 प्रश्न होते हैं, ये सभी क्या होते हैं आपके 2-2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार आपके ये 22 नंबर होते हैं। आपके जो 25, 26 और 27 यानी ये जो 3 प्रश्न होते हैं, ये 3 प्रश्न प्रत्येक आपके क्या होंगे 3-3 नंबर के होंगे। इस प्रकार मिला के ये 9 नंबर होते हैं। और आपका जो लास्ट के 3 प्रश्न हैं आपके 28, 29 और 30, ये जो 3 प्रश्न होते हैं लास्ट के, वह आपके क्या होते हैं प्रत्येक 4 नंबर का होता है। इस प्रकार आपके 12 नंबर, अगर हम इनका टोटल करें तो ये होता है आपका 56। तो यानी जो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें आपके क्या होंगे, आपके 4 टाइप के प्रश्न होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो जो 1 नंबर का प्रश्न होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वह 1 या 2 लाइन में उसका उत्तर लिखना होता है। 2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन या 6 लाइन जैसी रिक्वायरमेंट हो। इस प्रकार आपका 3 नंबर और 4 नंबर का भी आपका क्या होता है एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना जानना जरूरी है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपके क्या होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के आते हैं। अब हम बात करें इसके सिलेबस की, कि राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस होता है, राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से आपका सुनियोजित किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड के अंदर क्या होता है, आपके 17 चैप्टर दिए गए हैं। जो फिजिक्स की किताब है उसके अंदर आपके 17 चैप्टर दिए गए हैं। इन 17 चैप्टर्स को क्या है 10 यूनिटों के अंदर बांटा गया है। अब यहाँ 10 यूनिटों के बारे में हम बात करते हैं कि 10 यूनिटों में किस प्रकार से बांटा गया है। तो पहली यूनिट आपकी होती है स्थिर वैद्युतिकी। तो पहली यूनिट हमारी है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी है आपकी यूनिट जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, पहले 4 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। और ये आपकी जो स्थिर वैद्युतिकी है टोटल आपकी क्या है 7 नंबर की है। यानी आपके जो होंगे इन चारों पाठों में से, चाहे आप यूनिट की दृष्टि से देख लो चाहे पाठ की दृष्टि से, यहाँ से आपको क्या होगा 7 नंबर का जो मटेरियल होगा वह आपके क्या होगा प्रश्न पत्र में आएगा। दूसरी है आपकी धारा वैद्युतिकी। तो जो दूसरा आपकी जो दूसरी यूनिट है वो है धारा वैद्युतिकी। इस धारा वैद्युतिकी के अंदर आपके क्या आते हैं 2 चैप्टर आते हैं, 5वें और 6वें, और ये आपकी क्या होती है 5 मार्क्स की है। यानी इन दोनों पार्ट में से आपको क्या होगा 5 मार्क्स के प्रश्न पूछा जाएगा। ये निर्धारित क्रम है आपका।
तीसरा है आपकी जो यूनिट है वह है आपकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये आपका क्या है 7वां चैप्टर है, ये केवल एक चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और ये आपका 5 नंबर का होता है, यानी इस अकेले चैप्टर में से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी जो यूनिट है वह है आपकी चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। ये भी आपका एक इकलौता पार्ट है, 8वां पार्ट है और 8वां पार्ट यानी ये आपका 3 नंबर का होता है। अगर हम 5वीं यूनिट की बात करें वह आपकी होती है विद्युत चुंबकीय, पूरा लिख देता हूँ इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके अंदर आपके क्या होते हैं 9वें और 10वें पार्ट आते हैं और ये आपकी जो यूनिट होती है टोटल 7 नंबर की होती है। यानी अगर हम पहली यूनिट की बात करें स्थिर वैद्युत की, जिसके अंदर आपके राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार आपके पहले 4 चैप्टर आते हैं जो 7 नंबर के होते हैं। दूसरी है आपकी धारा वैद्युत की जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं 5वें और 6वें, वो आपके 5 नंबर के। तीसरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जिसमें आपका 7वां चैप्टर होता है 5 नंबर का, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। आपका ये 8वां पार्ट है, 3 नंबर का आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा आपका जो है 9वां और 10वां पार्ट है जो 7 नंबर का आता है। तो ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। अब हम 6वीं जो यूनिट है हमारी, तो वह आपकी क्या है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी के अंदर आपके क्या आते हैं 11वें और 12वें चैप्टर आते हैं और ये आपके आता है 9 नंबर के। ये 9 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। 7वां जो यूनिट है आपकी वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इसके अंदर आपका सिर्फ एक चैप्टर आता है और ये आपका क्या होता है 4 मार्क्स का होता है। इसके बाद हमारी जो 8वीं यूनिट है वह है परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी। परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी, इसके अंदर आपके क्या आते हैं 14 और 15 पार्ट आते हैं और यह आपके क्या होते हैं 6 नंबर के होते हैं। अगर 9वें की बात करूं हम, 9वीं यूनिट आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिकी। इसके अंदर आपका आता है 16 नंबर का पार्ट, काफ़ी बड़ा पार्ट होता है और इसमें से सिर्फ अकेले 6 नंबर की जो क्वेश्चन है वह पूछी जाती है। और 10वीं जो यूनिट है वह है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी। ये भी अकेला चैप्टर है 17 नंबर का और ये आपका 4 नंबर का आता है। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये होती है कि कुछ जो इसके अंदर यूनिट है वो आपकी क्या अकेले अकेले पूरे पार्ट हैं और वो आपके काफ़ी अच्छे नंबर के हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है पास होने का जो जुगाड़ होता है वो भी हो जाता है। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो आपका ये क्रम होता है यानी स्थिर वैद्युतिकी, तो इसमें हम समझ सकते हैं जैसे 11वीं के अंदर हम जो फिजिक्स पढ़ के आए हैं उस फिजिक्स में क्या होता है आपका सबसे पहले हमने यांत्रिकी पढ़ा था, उसके बाद तरंगिकी पढ़ा था, देन उसके बाद आपने पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जैसे ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा था, फिर ऊष्मागतिकी। यानी ये अपना अपना एक विज्ञान है फिजिक्स के अंदर। तो उसी प्रकार एक विज्ञान यहाँ स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड है, आपका धारा वैद्युतिकी से रिलेटेड है, एक आपका क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है, इस प्रकार चुंबक से रिलेटेड है, चुंबकीय प्रेरण। यानी ये अलग अलग आपकी टर्म्स हैं, उस टर्म से संबंधित ये पूरा का पूरा विज्ञान है। तो यहाँ पे इनको चैप्टर वाइज बना रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं एक एक चैप्टर वाइज हम इसको क्या करते हैं ब्रेकअप करते हैं, तो जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि हमें जो फिजिक्स है
जो भौतिक विज्ञान है 12वीं का किस प्रकार से पढ़ना है, और उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ के इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा जो स्थिर वैद्युतिकी है, जो स्थिर वैद्युतिकी हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, तो स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ या ठहरा हुआ। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। यानी स्थिर का अर्थ क्या होता है, रुका हुआ या ठहरा हुआ। और वैद्युतिकी, तो वैद्युतिकी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या होता है, हमारा आवेश से मतलब होता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़े होंगे, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, रुके हुए या ठहरे हुए आवेश से संबंधित बातें पढ़ेंगे। यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, रुके हुए या ठहरे हुए आवेश से संबंधित सारा हम ज्ञान पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम, यानी ऐसा प्रक्रम या निकाय जहां आपका क्या हो, उस प्रक्रम में आपका आवेश स्थिर हो। तो ऐसे प्रक्रम या निकाय जहां आवेश स्थिर होते हैं, तो वे स्थिर आवेश क्या करते हैं, वहां एक प्रकार के बल का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्थिर आवेशों में क्या होता है, एक प्रकार का बल लगता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या होगा, किसी निकाय में आवेश स्थिर होंगे, उन स्थिर आवेशों पे क्या होगा, एक प्रकार से बल लगेगा। तो इसी के बारे में हम सारा अध्ययन पढ़ेंगे अपने इन 4 चैप्टर में। तो इसके अंदर आगे हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या है, कि जैसे हम अगर उदाहरण के बात करें, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है, जैसे आपने ये किया भी होगा कि गुब्बारा लिया, गुब्बारे में हमने हवा भरी, उस हवा भरे गुब्बारे को जब हम क्या करते हैं, अपनी शर्ट पर रगड़ते हैं और उसको दीवार पर चिपका देते हैं, तो वहाँ पे वह क्या होता है, गुब्बारा जो होता है दीवार पे आपका चिपका हुआ रहता है। तो वो क्यों चिपका हुआ रहता है, क्योंकि गुब्बारे की सतह पे आपके क्या होते हैं, शर्ट से रगड़ने के पश्चात आवेश आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, आ जाता है। और स्थिर आवेश क्या करते हैं, बल लगाते हैं। उस बल लगाने के कारण ही क्या होता है, वह गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। अब स्थिर वैद्युतिकी की अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है ये पढ़ते ही हैं, इसके जो कुछ प्रयोग हैं, यानी इसका क्या है, आज के जीवन में बहुत उपयोग हो रहा है स्थिर वैद्युतिकी का। जो सबसे अच्छे उदाहरण है वो है आपके फोटोस्टेट मशीन, जो आपका कंप्यूटर प्रिंटर होता है, वहाँ स्थिर वैद्युतिकी का जो है आपका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका भूकंप लेखी होता है, ठीक है, भूकंप की जो सूचना देने वाली मशीन होती है, जिसको हम सीस्मोग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी का हम उपयोग करते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, जो आपका स्थिर वैद्युतिकी स्मृति यंत्र होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो मेमोरी होती है, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के इस प्रयोग का हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यानी इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपका क्या होता है, जो पहला पार्ट है वो है आपका विद्युत क्षेत्र। दूसरा पार्ट होता है आपका इसके अंदर गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब हम चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं, यानी 17 चैप्टरों को किस तरह से। तो स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है, इसके अंदर आपके 4 पार्ट आते हैं, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तीसरा है आपका विद्युत विभव, और चौथा है हमारा विद्युत धारिता। मैं आपको यहाँ पे अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिटेल बताऊंगा इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा सा हिंट दूंगा, यानी किस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम जानते चलेंगे, जिससे आपका क्या है, एक इंटरेस्ट बन जाए। तो हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी हमें ये चीज़ पता लग गई, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम ये 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। यानी आपका रुका हुआ आवेश होगा, यानी कोई ऐसा निकाय होगा जहाँ पे आवेश आपका स्थिर होगा या रुका हुआ होगा। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जब आपका आवेश क्या होता है, रुका हुआ होता है, जैसे मान के चलिए ये कोई आवेश है, ये रुका हुआ है कहीं, तो रुका हुआ आवेश क्या होगा,
अब इसके आसपास कहीं आपका क्या होता है, अगर दूसरा आवेश आता है वो भी रुका हुआ ही होता है, यानी ये भी एक रुका हुआ आवेश है, ये भी आपका एक रुका हुआ आवेश है, यानी स्थिर आवेश है। तो स्थिर आवेश आपके क्या है, ये बिंदु आवेश है। तो इन बिंदु आवेशों पर क्या होगा, ये एक दूसरे पे अगर बल लगाते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। यानी कूलाम के नियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का हम मान और उसकी दिशा निकालते हैं, और उससे हम क्या पता लगाते हैं कि आवेश आपका क्या होता है, आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। चूंकि इसके अंदर यहाँ पे हम शुरुआत में क्या देखते हैं, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार ले जा सकते हैं, या दूसरी वस्तुओं को आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या है, आपकी उपयोगी होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो प्रश्न ये उठता है कि भाई विद्युत क्षेत्र तो आपने बताया नहीं, विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है आपने ये बता दिया कि दो आवेश हैं, उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहाँ आया। अब अगर मैं बात करूँ, चूंकि ये स्थिर आवेश है, अब स्थिर आवेश है तो ये कोई गति नहीं करेगा, ठीक है, रुका हुआ है। ये दूसरा आवेश है, ये भी आपका स्थिर आवेश है। अब यहाँ पे जब ये आवेश किसी प्रक्रम या निकाय में अगर स्थिर हैं तो स्थिर आवेश को कैसे इस पे बल लगाएगा, भाई जब ये गति ही नहीं कर रहा है तो ये आवेश इस पर कैसे बल लगाएगा, ये आवेश इस पे कैसे बल लगाएगा। तो हम ये कल्पना करते हैं कि कोई भी जो आपका स्थिर आवेश होता है, यानी कोई आवेश होता है, उसके आसपास अपना क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी जो आपका स्थिर आवेश होता है या आवेश होता है, यानी एक आवेश का क्या होता है, हमेशा अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, दूसरा आवेश, अब आवेश है उसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, तो जैसे ही किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में दूसरे आवेश क्या होता है, अगर उसका विद्युत क्षेत्र आता है या दूसरा आवेश जैसे ही क्या करता है, उसके विद्युत क्षेत्र में एंट्री करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस आवेश को ये पता लग जाता है, उसकी वजह से क्या करता है, ये प्रतिक्रिया करता है। तो वह प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, किस प्रकार से होगी, वह आकर्षण के रूप में हो, प्रतिकर्षण के रूप में हो। तो ये चीज़ हम कूलाम के नियम से जान लेते हैं। लेकिन अगर इस विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, मान होता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के पास सर्वाधिक होता है, आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है, इस पाठ के दौरान पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र का मान, जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वह हमेशा क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं। अगर अब जैसे आपका क्या है, आवेश की संख्या अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, आवेशों की संख्या बढ़ने पे तो किसी बिंदु पे अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहें तो वहाँ पे कैसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। यानी उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक आवेश से हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे और उस बिंदु पे हम क्या करेंगे, सब विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पाठ के अंदर और विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो पहले पाठ के अंतर्गत तो ये बात आपकी हो जाती है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या होता है, तो गाउस का नियम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम जानते हैं, यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि अगर आपके पास क्या हो, यदि कोई आवेश है, जैसे मान के चलिए ये मेरा कोई एक बिंदु आवेश है, कैसे भी बना सकता हूँ, इसको ऐसे भी बना लो, ये तो अपना बनाने का तरीका है। कोई यदि एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र का मान हम विभिन्न तरीकों से निकाल सकते हैं। अब हम अगर ये मान के चले, क्या मान के चले कि यदि हमारी कोई आपका क्या है, कोई ऐसा निकाय है, कोई ऐसा निकाय है जहाँ पे आपका क्या है, उसका यानी उस निकाय पे जो आवेश है, उस निकाय पे आवेश आपका क्या है, यदि समान रूप से वितरित हो। हम ये मान के चलते हैं कोई ऐसा निकाय है जहाँ पे उस पे आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है, अर्थात आपका क्या है, यानी उस पे आवेश क्या है, सतत रूप से वितरित है। यानी कोई ऐसा निकाय जहां आपका आवेश सतत रूप से वितरित हो। अब सतत रूप से वितरित होगा तो क्या होगा,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आवेश घनत्व की कल्पना करते हैं। यानी आपका सतत रूप से जब कोई आवेश किसी निकाय पर सतत रूप से वितरित होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आवेश घनत्व की बात करेंगे। यानी इस पूरे निकाय पे आवेश आपका क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। तो जब हम इस कल्पना की बात करते हैं, अब चूंकि सब पूरे आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अगर मैं निकालूं तो वह क्या होगा, अगर प्रत्येक आवेश के कारण निकालूंगा तो वह क्या होगा, आपका कठिन हो जाएगा। पहले प्रत्येक यानी एक एक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालूं, फिर उनका सदिश योग करूं, तो ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आवेश घनत्व की कल्पना करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, उस अल्पांश के कारण उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। अब चूंकि आपका जो इस निकाय पे आवेश है वह क्या है, समान रूप से वितरित है, घनत्व समान है, तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे जो आपकी युक्ति है इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे और उस अभीष्ट बिंदु पे हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और हम क्या करते हैं, इस अभीष्ट यानी जितना भी आवेश है उसका सबका समाकलन करके, यानी जितना भी जो आवेश है उस आवेश के कारण किसी बिंदु पे यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या समाकलन इस्तेमाल करेंगे। तो कई बार समाकलन आपका क्या हो जाता है, हल करने में कठिन हो जाए, तो उसके लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसकी सरलता के लिए गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। तो गाउस के नियम की सहायता से क्या होता है, जो ये समाकलन में जो आने वाली कठिनता है, यानी संपूर्ण आवेश के कारण किसी अभीष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने में जो परेशानी आने वाली है उसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, गाउस के नियम का उपयोग करके। और गाउस का नियम किस पर निर्भर करता है, आपका विद्युत फ्लक्स पर। तो जो गाउस का नियम होता है वह आपका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो इस पाठ के अंदर यानी गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, गाउस का नियम, इसमें विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे और इसके विभिन्न अनुप्रयोग। जैसे मान के चलिए आपकी कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, इस अनंत चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। यदि कोई आपकी कोई अनंत आवेशित समतल चादर है, तो समतल या अचालक कोई चादर है, अचालक चादर पे आप मान के चलिए आवेश आपका क्या है, इस पर वितरित है, तो उसके कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, गोलीय कोश के कारण, अचालक गोले, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र के मान, तो ये आपका क्या होगा, इस पाठ के अंदर पढ़ा जाएगा। अब अगर हम तीसरे पाठ की बात करते हैं विद्युत विभव, तो विद्युत विभव में क्या होता है, तो चूंकि हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालने से संबंधित बात कर रहे हैं सारी, यानी पहले में सिंपल हमने क्या देखा, पहले पार्ट के अंदर बिंदु आवेश या कुछ आवेशों की अधिकता के कारण हम किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र। अब दूसरे में क्या देखा, यदि आपका जो आवेश है वह आपका क्या है, संपूर्ण सतह पे यानी आपका समान आवेश घनत्व यानी सतत रूप से वितरित हो तब हम विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ हम विभव की बात करते हैं, ये क्या होता है, चूंकि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत क्या होता है आपका, ये विभव की बात होती है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपका एक शब्द आता है विभव, ठीक है। अब ये विभव होता है तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं, नॉर्मली ई से दिखाते हैं, ई सदिश। तो विद्युत क्षेत्र ई सदिश होता है और जो विभव होता है उसको हम वी। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि और विभव अदिश राशि है। तो हम क्या करने चाहते हैं, यदि हम कहीं पे विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, कोई भी निकाय है जहाँ पे आवेश आपका क्या है, समान रूप से वितरित है, चाहे असमान रूप से वितरित हो, कुछ भी हो, यानी यहाँ पे सीधा सीधा सा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विभव का मान निकाल लेते हैं। यानी अभीष्ट आवेश के कारण किसी अभीष्ट बिंदु पे हम विभव का मान निकाल लेंगे। अब चूंकि विभव जो होता है आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है, तो अदिश राशियों का जो योग होता है वह क्या होता है, आसान होता है। तो ये विभव निकाल लिया जाता है और उस विभव के बाद क्या होता है, चूंकि ई और वी में क्या होता है, अपना एक संबंध होता है और उस संबंध के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ई का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या होगा कि हमें किसी भी निकाय में अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, ठीक है, तो उसकी सरलता के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विभव निकाल लेंगे। चूंकि विभव और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है, उस संबंध के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक सरलता वाला रूप हो जाता है। यानी इसमें जो चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ विभव के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाल के हम जानते हैं।
ये इसके अंदर पढ़ते हैं। चूँकि विभव आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, जो आपका स्थितिज ऊर्जा पर आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर देखी जाती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आपका क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे बल को ज्ञात ना करके सीधा ऊर्जा संरक्षण के नियमों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी हम निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे चैप्टर की, विद्युत धारिता। तो जैसा कि इसका नाम है विद्युत धारिता, विद्युत मतलब आवेश और धारिता का मतलब होता है धारण करना या ग्रहण करना, ठीक है। तो यानी कोई ऐसी युक्ति जहाँ पे आवेश को वह धारण कर सके या ग्रहण कर सके, यानी ऐसी युक्ति जो आवेश को धारण कर सके या ग्रहण कर सके, वह आपकी क्या कहलाती है, विद्युत। वहाँ पे यानी इस चैप्टर का अध्ययन करना विद्युत धारिता कहलाएगा। तो उस युक्ति का नाम आपका क्या होता है, संधारित्र। यानी ऐसी युक्ति जो आवेश को, स्थिर आवेश को ग्रहण कर सके या धारण कर सके, क्या कहलाती है, संधारित्र। अब इसका उपयोग क्या होता है भाई, संधारित्र, ठीक है, हमने एक ऐसी युक्ति बना ली जिसमें हम आवेश को, स्थिर आवेश को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और समय यानी जब हमें ज़रूरत है तो हम उस आवेश को क्या कर सकते हैं, एकदम रिलीज करेंगे। स्थिर आवेश को जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे रिलीज करते ही हमें क्या होगा, आवेश का बहुत ज़्यादा मान हमारा होगा। तो उस समय आपका क्या होगा, आपका आवेश का ज़्यादा मान होगा और ज़्यादा विद्युत क्षेत्र हमारा डेवलप हो जाएगा। तो इसका अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो इसके उपयोग की बात क्या होती है, जो कैमरे के अंदर जो फ्लैश होता है, जो कैमरे के अंदर जो क्या होता है, कैमरे का जो फ्लैश होता है, तो फ्लैश में क्या होता है, उस लाइट की एक संग बहुत तेज़ी से चमक होती है, नहीं होती है, तो वहाँ पे संधारित्र की युक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि आपने पंखे के अंदर, पंखे में आपका क्या होता है, एक ये आपका क्या होता है, इस प्रकार की एक युक्ति देखी होगी जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, संधारित्र ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। संधारित्र किस प्रकार कार्य करता है, संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर संयोजन, संधारित्रों के अंदर ऊर्जा यानी आपकी जो स्थिर ऊर्जा होती है वो किस प्रकार से होती है, उसके मान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारी जो सेकंड यूनिट है, जो हमारी सेकंड यूनिट है वह है आपकी धारा वैद्युतिकी। तो धारा वैद्युतिकी जो होती है, जो हमारी दूसरी यूनिट है वह है आपकी धारा वैद्युतिकी। तो धारा वैद्युतिकी में क्या होता है, यानी वैद्युतिकी का मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका आवेश। यानी आपको ध्यान रखना है वैद्युतिकी, वैद्युत जहाँ शब्द आता है या विद्युत शब्द आता है मतलब हम आवेश की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। धारा मतलब आपका प्रवाह, यानी ऐसा प्रक्रम या निकाय जहाँ पे आवेश आपका क्या हो, प्रवाहित हो। यानी इससे पहले वाली जो प्रथम यूनिट थी उसमें क्या पढ़ रहा था, जहाँ आवेश स्थिर हो। यहाँ पे क्या है आपका आवेश, यानी ऐसा प्रक्रम या निकाय जिसमें आपका आवेश क्या प्रवाहित हो। जब आवेश किसी निकाय में या किसी चालक के अंदर आपका प्रवाहित होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं, तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करते हैं कि वहाँ पे क्या होती है, विद्युत धारा आपकी उत्पन्न हो जाती है। यानी जब आपका किसी निकाय में आपका क्या होता है, आवेश जब प्रवाहित होता है तो वहाँ पे आपकी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस विद्युत धारा के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो धारा वैद्युतिकी है, धारा वैद्युतिकी के अंदर आपके क्या होते हैं, दो चैप्टर आपके आते हैं। एक तो होता है विद्युत धारा और दूसरा है आपका विद्युत परिपथ। तो विद्युत धारा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि चूंकि क्या होता है, विद्युत धारा जब किसी सतह पे विद्युत धारा जब किसी चालक के अंदर या किसी निकाय के अंदर प्रवाहित होती है तो इस विद्युत धारा को क्या होता है आपको, तो विद्युत धारा जो आपकी प्रवाहित होती है अर्थात हम इस विद्युत धारा को जब हम प्रवाहित कर रहे होते हैं तो हमें क्या होती है, सेल की या बैटरी की आवश्यकता होती है।
सेल की या बैटरी की, यानी सेल या बैटरी यानी किसी परिपथ में जब हम सेल या बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तब हमारी क्या होगी, इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अर्थात इस पाठ के अंदर, विद्युत धारा पाठ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में, ठीक है, सेल या बैटरी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब चूंकि क्या होता है, इस विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गई, ठीक है, और प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। और इन सबको क्या करेगा, ओम के नियम के द्वारा सबसे पहले समझा जाएगा। तो यहाँ पे इस विद्युत धारा के अंतर्गत हमारा क्या होता है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। उसके बाद हम ओम का नियम पढ़ते हैं, ओम के नियम के बाद हम प्रतिरोध, प्रतिरोधकता के बारे में, चालकता के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेल या बैटरी की आवश्यकता होती है, तो सेल या बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, विद्युत वाहक बल, तो ये विद्युत वाहक बल आ जाता है आपका। तो इन सब चीज़ों को बारे में पढ़ते हैं। और प्रतिरोध जो आपका क्या होता है, प्रतिरोधों से आपके क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के परिपथ बनाए जाते हैं। तो उनके संयोजन के बारे में, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा जाता है। अब जो इसका जो दूसरा वाला चैप्टर है, अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ ये 5वें नंबर का चैप्टर है, 6वें नंबर का। तो विद्युत परिपथ के अंतर्गत क्या होता है आपका, चूँकि कुछ विद्युत परिपथ ऐसे होते हैं जो ओम के नियम के द्वारा हल नहीं होते हैं। सिर्फ आपको ये बात सुननी है, समझना है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को हल करने वाले हैं, किस प्रकार से इन पाठों के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये किस प्रकार से क्रम बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी पाठ कहीं से उठा के चले, नहीं चलो मैंने तो 7वां पाठ पढ़ लेते हैं, चलो ऐसा 9वां पाठ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये क्रम से चलते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी यूनिट उठा ली जाएगी, उस यूनिट में सारे पाठ उसके कवर किए जाते हैं। तो विद्युत परिपथ में क्या होगा, अब चूंकि अगर कोई परिपथ ऐसा हो जिसके अंदर क्या हो, परिपथों का संयोजन यदि आपका क्या हो, जटिल हो, जटिल का मतलब प्रतिरोध भी उसमें क्या हो, अधिक हो, और सेल या बैटरी भी अगर अधिक हो, तो उस परिपथ को क्या किया जाता है, किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, उस परिपथ को हल करते हैं। तो यहाँ हम किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम पर याद आ रहे थे हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज आधारित हम परिपथ के बारे में और उसके अनुप्रयोग के बारे में, मीटर ब्रिज के बारे में हम पढ़ते हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर के बारे में बात हो रही होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हाँ एक ऐसा उपकरण जो विभवांतर का मान सही बताता है, तो यहाँ पे वह क्या होता है, विभव मापी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विभव मापी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्या होती है, 6वें पाठ के अंतर्गत आती है।